थैंक यू सर। बहुत भारी भारी वर्ड्स हमने यूज किए हैं इसमें, मॉरल इकोनॉमी, किंगशिप और विलेज रिपब्लिक। तो इसको थोड़ा खोल के बताना पड़ेगा कि इनका, इन शब्दों का क्या महत्व क्या है और इनका मतलब क्या है। तो सर आप शुरू कर सकते हैं। चलो, थैंक यू भाई। आप सब ने, हम इनको सरल शब्दों में इस्तेमाल बताने की कोशिश करें। आप सब ने गांधी जी के विचार पढ़े होंगे या सुने होंगे। वो एक ग्राम स्वराज की बात करते हैं। सही बात है, हाँ या ना? वो जो ग्राम स्वराज है जिसकी बात गांधी जी करते थे, वो दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं है। वो दिल्ली और दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में ही बसता और आज भी लगभग वहीं बसता। 2 दिन पहले अगर आपने में से किसी ने पार्लियामेंट की डिबेट सुनी हो, और जिसके ऊपर आज के दिन अखबारों में चर्चा भी चल रही है कि कहीं एक वहाँ के एमपी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि कैसे वहाँ पे बात होती है बिहार में कि तालाब उसका जो मालिक, उसका जमीन उसकी, हल उसका, मुट्ठी मेरी। मतलब एक तरह से वो एक बेसहारा किसान की बात करता है, जो जिसकी ना जमीन खुद की है ना बैल खुद के है। आज बात कर रहा है वो, कौन सा साल चल रहा है? 2023। गांधी जी स्वराज की बात करते थे आज से लगभग 70-80 साल पहले। उससे पहले अंग्रेजों ने लिखना शुरू किया इस ग्राम स्वराज के बारे में, यहाँ पे जब वो आए और उनका शासन शुरू हुआ। यहाँ का जमींदार हमेशा अपनी जमीन का मालिक रहा है। मुट्ठी भी उसी की, हल भी उसी का, खेत भी उसी का। ये एक सच्चाई है। ये एक समाज रहा है जिसके अंदर जो किसान जो था वो जजमान की भूमिका में था। जजमान का मतलब है उसके ऊपर जिम्मेवारी थी गांव की। बाकियों के साथ उसके संबंध लगभग बराबरी के थे। जो भी स्किल था गांव के अंदर, वो सारों की गांव को जरूरत थी। अगर कोई नेता नहीं बनाएगा तो जुआ नहीं बंध सकता। चमड़े का बनता था नेता। नेता तो वो क्या करता था, बिलोंगी का उसका रस्से की जगह इस्तेमाल होता था उसका अपने चमड़े का। तो वो नहीं बनाएगा तो उसका हल जुड़ेगा ही नहीं। कुछ अगर उसकी शार्प नहीं होगी तो वो हल चलेगा ही नहीं। अगर उसका घर बन रहा है तो वो एक स्किल, ये आपस के अंदर एक इंटरडिपेंडेंसी जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, इसको एक संपूर्ण ग्राम साम्राज्य, गणराज्य के तौर पे अंग्रेजों ने ये शब्द दिया, जिसका बाद में गांधी जी ने इस्तेमाल किया। इसका आधार था भाईचारा। एक अंग्रेज शासक था जो काफी समय तक वो अवध में भी रहा और अपने यहाँ पे भी रहा। तो उसने इन दोनों जगहों का एक फर्क बताया। मोटा फर्क उसने क्या बताया, उस समय में अकाल बहुत पड़ते थे। तो उसने बताया कि अवध में जब अकाल पड़ता है तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन वहां पे एक आदमी के हाथ में है, एक परिवार के हाथ में है। तो उस परिवार की मर्जी थी वो बाकियों को बांटे या उनको रखे। यहाँ पे जो संसाधन थे वो सबके हाथ में थे। इसलिए यहाँ के गांव तब भी बसे रहे जब वहां के गांव और जगहों के उजड़ जाते थे। ये आपका एक, जो आपकी संस्कृति का एक बड़ा पहलू है, जो आपको पूरे भारत में यूनिक बनाता है, आपको अकेला बनाता है। और इस बात का आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपके जो पुरखे थे उन्होंने इस किस्म की एक संस्कृति विकसित की, जो अपने समय की बाकी संस्कृतियों से, बाकी कल्चर से कहीं ज्यादा न्याय प्रिय थी, समानता रखती थी। ये
आज का जो मेरा ख्याल में ग्राम साम्राज्य और ये अब जो बातें होंगी वो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन देना होगा, थोड़ा सा आपको चिंतन अपना इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी कर्नल साहब ने बात की मॉरल इकोनॉमी की, तो इसको हम इतिहास के अंदर स्थित करके ही समझ सकते हैं। जैसे जैसे जन समूह इकट्ठे होते गए और उन जन समूहों की एक संस्कृति बनती गई, वो धीरे धीरे उनके कोई नाम नहीं थे, कोई स्थान इस तरह से नहीं था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अंदर ऐसे सब जन समूह भर के आए, फिर संस्कृतियां बनी। उसी सिलसिले के अंदर धीरे धीरे राज्य का निर्माण हुआ और राज्य को एक स्टेज तक तो बल्कि 19वीं सेंचुरी तक राज्य को सिर्फ उस गांव से, उन जन समूहों से सिर्फ रेवेन्यू की जरूरत थी और वो उनसे रेवेन्यू लेकर के उसके बाद उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे इन जन समूहों के अंदर उसके अंदर एंट्री होती है स्टेट। यहाँ से शुरू होता है संघर्ष स्टेट का और उन जन समूहों का, जिसको हम विलेज रिपब्लिक का नाम दे रहे हैं। विलेज रिपब्लिक और जो स्टेट है, इन दोनों का संघर्ष है। स्टेट चाहता है कि उसके इर्द गिर्द दुनिया घूमे और ये जन समूह उससे अनजान, उससे दूर हट करके अपना एक तरीका, उनका लाइफ स्टाइल उस तरह से वो जीना चाहते, चाहे वो अर्थव्यवस्था थी, चाहे उनका समाज था, वो उनकी संस्कृति थी, उनके रीति रिवाज थे, उसको अपने तरीके से जीना चाहते। लेकिन धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी के अंदर हम ये पाएंगे कि विभिन्न स्थानों पर दुनिया में स्टेट का इंडिविजुअल के लाइफ में हस्तक्षेप शुरू हो गए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज मान लीजिए, आप समझ पाओगे इससे, गांव के अंदर दो लोगों में या दो परिवारों में कोई झगड़ा हो जाता है, तो एक ऑल्टरनेट तो ये है कि आसपास के लोग इकट्ठे हों और उनके झगड़े को वहीं सुलझा दें। दूसरा अल्टरनेट है, आपके आसपास कहीं पर चौकी होगी, पुलिस चौकी होगी, उसमें जाना और फिर कोर्ट कचहरी में जाना। तो यहाँ जो स्टेट चाहता है कि आप कोर्ट कचहरी में जाएं और जो विलेज रिपब्लिक्स थी वो चाहती हैं अपने झगड़ों को अपने यहीं पर सुलझाएं, जो कि सस्ता भी है और उसके बाद एमिकेबल, उनके बीच में एक सामंजस्य भी बना रहता है। अब आगे चल करके हम देखते हैं कि ये जो विलेज इकोनॉमीज थी, इनके अंदर इनकी आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जब एंट्री की है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और जो कमर्शलाइजेशन के बाद, इन कमर्शलाइजेशन के अंदर जो कंट्रोल करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो कंट्रोल करते थे, वो सब लोग अब गांव के अंदर घुसना चाहते हैं, गांव के रिसोर्सेज को भी यूज करना चाहते हैं और गांव को एक मार्केट के रूप में भी यूज करना चाहते हैं। इन्होंने पहली बार 19वीं सेंचुरी में पहली बार आकर के हमारा जो कवच था, जो एक ग्रामीण स्वराज का, ग्राम का कवच था, उसको भेद दिया और ये उसके अंदर एंट्री करने शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये जो एंट्री शुरू हुई है, ये हमारा मॉडल नहीं था, ये हिंदुस्तान का मॉडल नहीं था। हमारा हिंदुस्तान का मॉडल था गांव के ऊपर राइट है स्टेट का, और वो स्टेट उससे अब रेवेन्यू लेता है और उसके बाद स्टेट का अंदर कोई काम नहीं, अंदर रीति रिवाज क्या है, क्या व्यवस्था, उससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं था। और यही कारण है, आप अपने इर्द गिर्द घूमो, दिल्ली के खासकर 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर 700-800 साल तक इस्लामिक रूल होते हुए भी आज हम जाट, त्यागी, गुर्जर, यादव, राजपूत, ये सब बचे हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि स्टेट ने हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, उनके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। यदि ऐसा होता तो हम ये दिल्ली से लेकर के, दिल्ली तो हॉट सीट थी उनकी, तो ऐसा होता तो निश्चित रूप से पूरे मेडिटेरेनियन सी तक सारे के सारे मुस्लिम हो जाते। अब ये इसका कई बार लोग मुझे आर्गुमेंट देते हैं, बोले हमारे अंदर ताकत थी। अरे भाई, ताकत नहीं थी, वो स्टेट जो है, स्टेट का कोई पर्पज ही नहीं था आपको चेंज करने का। आपके अंदर
ताकत को यदि आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब आप हारते ही नहीं ताकत थी। आपने फिर उनको राज क्यों दे दिया? वो कोई ना कोई वीकनेस हमारी रही तो उनका राज आ गया, लेकिन उस राज के अंदर 19वीं सेंचुरी तक हम पाएंगे कि कोई भी हस्तक्षेप उसका नहीं है। यहाँ जो आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम विलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और विलेज इकोनॉमी को यदि आप समझने की कोशिश करें तो आप इस तरह से समझ सकते हो। सपोज मान लीजिए कि हरियाणा के गांव ये फैसला कर लें कि हम अपने कंजम्पशन के लिए उगाएंगे और उसके बाहर बिल्कुल कोई एक दाना भी नहीं जाएगा, ना हम उगाएंगे। आपको मैं बताऊं, आपकी शक्ति का पता लग जाएगा। अब ये चीज ना हो, इसीलिए गांव के अंदर एंट्री, बाजार की एंट्री है, कैपिटल की एंट्री है, इंडस्ट्री की एंट्री। तो ये जो हमारी व्यवस्था है, इसको ये आज से नहीं है। रिपब्लिकन जो देह रिपब्लिक है उसका भी आप देखते होंगे कि किस प्रकार से इसी इलाके में गणतंत्र थे, बाकी इलाकों के अंदर राजतंत्र उभर करके सामने आए, हमारे इलाके में गणतंत्र उभर करके सामने आए। तो ये जो इलाका है, अब इस इलाके के ऊपर ये वक्त की या दुर्भाग्य कहें, इसको सौभाग्य कहें, या आप जिस तरह इंटरप्रेट कर लें वो कर लें, इन इलाकों के अंदर दिल्ली से 300 किलोमीटर तक या 400 किलोमीटर का एक दायरा बना करके आप देखो, कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, तो हमारे अकेले से हमारे से काम नहीं चलेगा। उनकी वर्कफोर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन होगा तो हमारी जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो जनसांख्यिकी, हमारा जो ढांचा है, वो सारा का सारा बदल जाएगा। और ये आप समझ लीजिए सोची समझी एक चाल है, जिसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं। हमारे स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बचा पाएं, ये इसी दिशा में हमने पिछले साल कोशिश की थी। नवंबर के अंदर 24, 25, 26 नवंबर को पहला लिटरेरी फेस्ट, जिसको मैंने और कर्नल साहब ने ऑर्गेनाइज किया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर एक सेंटर फॉर हरियाणा स्टडीज है, उसके अंतर्गत हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो वो हमारा पहला प्रयास था कि हम इस पहचान को बचा पाएं, इन जो गांव की जो व्यवस्था है उसको बचा पाएं, ज्यादा से ज्यादा गांव सिटी पर निर्भर ना हो, और गांव के अंदर इस तरह की कोई चीज हो। आपने कभी कुछ लोग पढ़ते होंगे कि देवेंद्र शर्मा है, बहुत बड़े एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एक तरह से उनको सजेशन देने वाले। उनको यदि आप पढ़ोगे, चाहे वो अखबारों के अंदर पढ़ोगे या प्रिंट मीडिया में, ऑडियो विजुअल मीडिया के अंदर, तो आप ये पाओगे कि किस प्रकार से उन्होंने इसी बात को एम्फेसाइज किया है कि हमारा ये मॉडल ही गलत है कि गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन हो। ये उनके उसके अंदर उन्होंने भी कहा है कि किस प्रकार से हम गांव के अंदर ही हम ऐसी चीजें कर सकते हैं ताकि हम शहर की तरफ माइग्रेट ना होना पड़े। तो जो लिटिल रिपब्लिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही नहीं आया है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट, वो एक मॉरल इकोनॉमी है। मॉरल की जो जहाँ तक बात है, वो वर्ड क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि उसके अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके अंदर सभी का हिस्सा होता है। गांव की जो जमीन थी, उस जमीन से जो उपज होती थी, उस उपज का डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सभी का हिस्सा होता था। और हम ये पाएंगे कि किस प्रकार से उसके अंदर, ये आपने नोट किया होगा, चाहे 20 किले हो किसी के, चाहे 40 किले हो किसी के, चाहे 5 किले हो किसी के, चाहे बिना किले का है कुछ, हमारा खाना एक जैसा होता है। आपने नोट किया होगा, खाना सबका एक जैसा होता है, उसके अंदर कोई वो नहीं। ऐसा अवध में या बिहार में या और जगह पर नहीं है। आम आदमी का और तरह का खाना, उनका जो कंट्रोल करते हैं उनका और तरह का खाना। तो ये जो लिटरेरी फेस्ट की यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, ये इशू मॉरल इकोनॉमी का, वो इसीलिए लेकर के आए हैं कि आप अपने अंदर सोच करके देखो कि कितने सारे अननेसेसरी खर्च हमने अपने साथ जोड़ लिए। आपको बाजार आपके घर में घुस गया है, बाजार आपके हाथ में पहुंच गया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बाजार आपको उसके अंदर जाकर के इतना बहकाता है
कि बाथरूम के को बोलता कि भाई ये तो टॉयलेट क्लीनर है और ये बाथरूम क्लीनर है। कमाल कर दिया भाई, क्लीनिंग एजेंट तो एक ही है, सभी केमिकली। मतलब आपको इतना बहकाया जाता है, शैम्पू ये करेगा, ये शैम्पू ये करेगा, ये शैम्पू ये करेगा। आप लोगों को इतना ज्यादा मतलब जाल में फंसा दिया गया है, और हम उसके कारण हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे अननेसेसरी खर्चे जुड़ रहे हैं। आप एक बार अपने खर्चों को कम करके देखिए, वही बचत। आप बोलते हैं ना कि बिजली बचाएंगे, बिजली बचाने का मतलब है बिजली प्रोड्यूस करना। यदि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कमा रहे हो कुछ ना कुछ। तो ये मेरा जो बच्चे हैं उनको मैं चाहूंगा कि उन बच्चों को ये समझना चाहिए कि हम कम से कम खर्च करें, तो ताकि हम बाजार के गुलाम ना बने। हम इतने ज्यादा बाजार के गुलाम बन चुके हैं जो कि मतलब हमें पता ही नहीं हम कब हमारे माइंड में चिप लग गई। हम एक दूसरे को देख करके करने लगे हैं काम। एक दूसरे को ये कर रहा मैं भी करूंगा, ये कर रहा मैं भी करूँ। मतलब आप इसको सोच के देखो, आप घर जा करके सोचना कि मैं ये खर्च कम कर दूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा। फिर आप ये पाओगे आपके 90% ऐसे खर्च होंगे जिससे कि आपका काम चल सकता था ना यूज करते तो जो ग्राम स्वराज का या ग्राम जो मॉरल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मिनिमाइज करो अपने खर्चों के एक्सपेंसेस को, अननेसेसरी खर्चों को ना बढ़ाओ। ये चीज आप करके देखो तो आपको पता लगेगा कि महात्मा गांधी ने कहा था इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर सभी की नीड्स पूरी करने के लिए तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं। और हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा जो व्यवस्था है वो ग्रीड क्रिएट कर रही है, उस ग्रीड से हमें बचना है। इस तरह से कुछ चीजों को हम देखते हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना लिटरेरी जो मीडियम वो क्या था? शायद आपकी कल्पना भी नहीं जाएगी वहां तक। सबसे पुराना लिटरेरी मीडियम थी आंखें। हमारी आंखों से हमने एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहना सीखा था। इसीलिए उसके बाद थे एक्शंस। इसीलिए दुनिया की हर भाषा जहां कहीं भी विकसित हुई है उसका पहला जो रूप है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्चर के रूप में, चित्रों के रूप में वो लिपियां विकसित हुई हैं। उसके बाद लिपि बनी। दुनिया के किसी हिस्से के अंदर चले जाओ, पुरानी गुफाओं के अंदर चले जाओ, तो हमारा पहला माध्यम था वो आंखें और एक्शन। फिर हमारे पास लिपि आ गई, फिर हमारे पास भाषा आ गई। ऐसे ही करते करते अब जो लिटरेचर है इसको हमने नाम लिटरेरी फेस्ट रखा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिन मीडियम्स के माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वो एक्सप्रेशन हमारा आर्ट्स में हो सकता है, आप कोई चीज बना करके, मॉडल बना के एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, आप अपने लिख करके एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। आपको ये जरूरी नहीं कौन सी भाषा के अंदर या कितने ज्यादा शब्दों की उसकी वो जानकारी है। आपकी एक्सप्रेशन, आपके अंदर विचार होंगे तो एक्सप्रेस होंगे। भाषा की बड़ी बात नहीं है। आपको पता होगा भारत का पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की, तो बंगाली लैंग्वेज में थी, उसका ट्रांसलेशन हुआ बाद में। तो मतलब ये नहीं है कि भाई वो किसी तरह से यदि हम ये देखते अपनी लैंग्वेज की बात करें तो अपनी लैंग्वेज के लिए हम स्क्रिप्ट की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास स्क्रिप्ट जो देवनागरी स्क्रिप्ट। यहाँ मैं थोड़ा सा एक बार ये जरूर जोड़ना चाहूंगा चीजों को। हमारे हमसे बड़े भी बैठे हुए हैं और उनसे बड़े और उनके बचपन की याद भी होगी। हमारे यहाँ पर पढ़े लिखों की भाषा उर्दू हुआ करती थी, और उर्दू कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं, हमारी अपनी जुबान थी, अपना विकास था, अपनी लिपि थी। उस उर्दू के अंदर हम ये पाएंगे कि चाहे वो पानीपत था, चाहे हासी था, ये इतने बड़े सेंटर थे उर्दू के, उर्दू लिटरेचर के। और आपको हमारी उम्र के लोग भी जानते हैं और हमसे बड़े तो जानते होंगे, और आपने भी सुना होगा जब हम स्कूल में थे तो कक्षा या क्लास नहीं कहा जाता था, जमात बोलते थे। स्कूल नहीं कहा जाता था, मदरसा बोलते थे। शाही नहीं बात होती थी, रोशनाई बोलते थे। तो मतलब कहने का ये कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पढ़े लिखों का हमारा जो मीडियम था वो थी उर्दू। तो उर्दू
पार्टीशन का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे उर्दू पाकिस्तानी बना दी गई और हमारे यहाँ से बिल्कुल साफ कर दी गई। अब हमारे साथ सिचुएशन क्या हुई, हम तो अंग्रेजों के अधीन बहुत उनके कम से कम 70 साल के बाद आए थे। इसी तरह से हमने देखा कि ना तो हम अच्छी तरह से इंग्लिश को अपना पाए और उसके बाद हमारे ऊपर जो हिंदी भाषा थोपी गई भारी भरकम शब्दों के साथ, ना वो अपना पाए। तो हमारा अब जो पर्पज है या हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस हिंदी के अंदर इतने सारे शब्दों का प्रयोग करें, हरियाणवी शब्दों का, कि एक स्टेज पर आकर के वो जो हिंदी देवनागरी है वो ऐसी लगे कि ये हरियाणवी। आपको पता होगा कि पंजाब के प्रभाव के कारण फिल्मों के अंदर बहुत सारे पंजाबी आप वर्ड्स को यूज करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करें, चाहे वो आपका कोई भी माध्यम है, उससे एक्सप्रेस करें और इन चीज़ों को आगे ले जाएं और इसके अंदर गर्व फील करें। हम शर्म फील ना करें हम किसी भी अपने हरियाणवी शब्दों को यूज करते हुए, लेकिन अपने मर्यादा रखनी है। उसके अंदर हमें अपने जो शिष्टाचार है उसको अपनाना है। ये नहीं है कि भाई हम ठीक है हमारा लहजा हो सकता है कोई, लेकिन उस लहजे को भी हम हो सकता है थोड़ा सा इस तरह से रिफाइन कर सकते हैं। तो हमें अपने हरियाणवी लिटरेरी जो फेस्ट है इसका उद्देश्य यही है। पिछले साल कोशिश हुई थी 3 दिन था, 3 स्टेजेस पर था। इस बार ये यहाँ पर 2 दिन का है और एक स्टेज है जहाँ पर ये मुझे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन लगा है, ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने। ये मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ ऑर्गेनाइज किया। तो मेरी समझ में जो मॉरल इकोनॉमी है, मैं समझता हूँ शायद आप लोगों के सामने कुछ क्लियर हुई होगी। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। जैसे मॉरल इकोनॉमी की बात की और आपने भाईचारे की बात की और विलेज रिपब्लिक की बात की। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं और ये भी जो खेती है उससे जुड़ी हुई है। अब 1991 के बाद जैसे हमारी इकोनॉमी बदली है, कहाँ हम 50% से ज़्यादा लोग खेती में इन्वॉल्व होते थे, उसके बाद आज जीडीपी का हिस्सा देखे तो लगभग 14-15% पे आ गया है और हरियाणा में भी ये बदलाव आया है। तो अगर उसका जो बेस है भाईचारे का, विलेज रिपब्लिक का और मॉरल इकोनॉमी का, अगर वही खत्म हो गया तो अब उन्हीं चीज़ों को बचा के रखा ही नहीं जा सकता अगर वो उसका उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है वही नहीं है। तो इसीलिए जो हम गाँव का जो देख स्वभाव जो बदल रहा है वो उसका एक बड़ा कारण ये है। तो वो गांव और शहरों में जो अंतर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। जिस तरीके से लोग शहरों में रहते हैं उसी तरीके से आजकल गांव में रहते हैं, आपस में आना जाना मिलना जुलना बहुत कम हो गया। तो ये जो बदलता हुआ गांव है, बदलते हुए रिलेशंस हैं, तो इसको किस तरीके से आज के आधुनिक भारत में, आधुनिक हरियाणा में उसको किस तरीके से आप बचा के रख सकते हैं, जबकि जो उसका बेसिस है खेती वही बदल गया है। बिल्कुल सही सवाल है आपका और ये बड़ा गंभीर विषय है। डॉक्टर साहब ने कुछ बातें बताई और ये जो आपका सवाल है सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टेट का इंटरफेरेंस यानी राज व्यवस्था है उसका जो हमारे दैनिक जीवन में जितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो लोकल व्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, कमजोर पड़ेगी और फिर खत्म हो जाएगी। तो जब तक मुगल साम्राज्य था तब तक वो उनका गांव में इतना इंटरफेरेंस वो नहीं करते थे। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि हमारी व्यवस्था स्ट्रांग थी। दूसरा ये था कि हमारी अर्थव्यवस्था, जैसा आप कह रहे हैं, खेती पे आधारित थी। तो खेती पे आधारित थी। कंज्यूमरिज्म जो डॉक्टर साहब ने बात की, जो अमेज़न आपकी मुट्ठी में आ गया है, कंज्यूमरिज्म उस टाइम पे अगर कोई चाहता भी, किसी की घनी इच्छा भी होती कि मैं तो सिंगर करूंगा, उस दौरा ऑप्शन भी ना थे, चॉइस नहीं थी। तो अब क्या है कि अर्बनाइजेशन
और ये सारी चीजें जो हैं, ये अर्बनाइजेशन अपने आप में एक मैन्युफैक्चर इकोनॉमी, जब आप कृषि इकोनॉमी से मैन्युफैक्चर यानी चीजें बनाने वाली इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी की तरफ जाते हो, तो वो उसमें अर्बनाइजेशन स्वाभाविक है। लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं क्योंकि वहां पे जहां काम मिलता है वहां लोग जाते हैं। गांव में खेती का, जैसे हमें पता, आप भी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में खेती का जो भाग है, एक समय था जो 90% होता था, घटता घटता वो, जब हम बच्चे थे तब भी वो 60-65% था, अब वो घट के मेरे ख्याल में 30% से नीचे आ गया है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए गांव से लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। जब आप बाहर निकल रहे हो तो आप नए रिलेशनशिप्स बना रहे हो। नए रिलेशनशिप, आपके वर्क रिलेशन, जो आपका कुलीग है, पहले आपका कुलीग होता था आपका साथ वाला किसान या आपके साथ वाले गांव में रहने वाला जो भी वर्कर थे, वो अब आपके कुलीग बन गए हैं दूसरी जगह। तो गांव के जो रिश्ते थे वो कमजोर होने स्वाभाविक है। यहाँ पे इस सेमिनार में इस विषय का उद्देश्य ही ये है। यहाँ पे हम इसका जो उद्देश्य आपके नहीं समझ में आया तो एक बार दोहरा देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे आप अपने जो व्यवस्था है उसको बदल लो, बदलना मजबूरी हो जाती है। आप खेती प्रधान व्यवस्था से, अब हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रधान या सर्विस इंडस्ट्री में जाओ, लेकिन ये जो भाईचारा था ये एक बड़ी उम्दा चीज थी, एक बड़ी बेहतरीन व्यवस्था थी, और इसको आप नए संदर्भ में भी इस्तेमाल करोगे तो आप कामयाब होगे। आप एक अच्छी लेखक हैं, वो बड़ी कामयाबी हैं, हिलरी क्लिंटन उनका नाम है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। हिंदी में उसका अर्थ है कि आपके बच्चे की परवरिश में पूरा गांव लगता है। आप अकेले परवरिश नहीं करते। आप कोशिश कीजिए, आप जंगल में बैठ के या अपने घर को बंद रखिए। कई जो अर्बन हम देखते हैं कपल्स को जो अपने बच्चे को बिल्कुल अपने तक ही सीमित रख, उस बच्चे का विकास देखिए, और दूसरा बच्चा जो सामाजिक परिवेश में मिलजुल के बढ़ रहा है उसका विकास देखिए। तो समाज हमारी जरूरत है, कैसा हम बनाए हमारे हाथ में है। हमारे पूर्वज हमारे लिए एक मॉडल छोड़ गए हैं जो भाईचारे पे आधारित था। मानना ना मानना थारी मर्जी। एक दूसरे तरीके से भी इसको सोचना पड़ेगा, जैसे मोरल इकोनॉमी की आप बात कर रहे थे कि कितना हम उसको माने, क्या हमारे कंट्रोल में वो है। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा देश आगे बढ़ रहा है, एक रेस है इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का, और हरियाणा में भी जो लोगों के पास पैसा आ रहा है वो भी एक तरीके से जो सर्विस इकोनॉमी बन रही है उसकी वजह से आ रहा है। तो अगर हम अपने उस जो पुराना ढांचा है उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो उस रेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और जो जिस तरीके से बिहार का जो हाल है, जो और वेस्ट बंगाल का जो हाल है, जहां से लोग पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं। अब देखिए किसानों के जो परिवार में नॉर्थ हरियाणा में और पंजाब में तो बुरा हाल है ही। जिस तरीके से बच्चे यहाँ से छोड़ के कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो ये एक एपिडेमिक हो गया है। तो यहाँ वो सिर्फ बच्चे बाहर नहीं जा रहे हो, तो पूरी पीढ़ियां ही बाहर निकल रही हैं, क्योंकि वो वापस तो आने वाले हैं नहीं। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज की जो बात कर रहे हो उसमें तो एक तो उस तरफ जा रहा है और एक जो बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपका जो डेमोग्राफी है वो तो चेंज हो ही रहा है। तो इसको किस तरीके से वो इकोनॉमिक जो आज की जो कंडीशन है, और वो भारत की भी एक चॉइस नहीं है, वो तो एक वैश्विक वातावरण है जिसमें हमको कम्पीट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और पैसा आएगा तभी आप अपनी रक्षा भी कर पाएंगे, तभी आप डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, आगे भी बढ़ पाएंगे, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये सारी के सारे एक चॉइस नहीं है कि हम इसको रख लें और इसको। अब एक सॉल्यूशन जो हमको है कि हम जो हमारा पुराना ढांचा है उसका जो बेसिस है भाईचारा या मॉरल इकोनॉमी, उसको हम आज के परिवेश में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं और उन आइडियल्स को सहेज के रख सकते हैं। तो ये हम एक हरियाणवी होने के नाते वो कैसे कर सकते हैं।
आपने बहुत ही अच्छी बात की। इतिहास कभी भी साइक्लिकल नहीं होता। इतिहास और जीवन जो है लीनियर होता है और लीनियर प्रोग्रेशन में चलता है। जिस प्रकार से नदी चलती है तो दोबारा वो पानी वहां पर नहीं मिलेगा आपको जो नदी के अंदर आपने छुआ था। इसी प्रकार से आपने एक बड़ा सही सवाल उठाया कि हम कैसे बचाएं, क्या करें। निश्चित रूप से समय के साथ चीजें बदलती हैं। जो भाईचारे का कॉन्सेप्ट है ये कोई इसको इस रूप में जो आज हम देख रहे हैं इसको हम पुराने समय में किस रूप में देखते थे। हम ये पाएंगे कि दुनिया के कोई भी जीव हैं, जब जिसको हम आज सभ्यता संस्कृति बोलते हैं, इनका भी उभार नहीं हुआ था। ऐसे युग में भी हमने एक बात नोट की होगी, आप आज भी नोट करते होंगे, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए समूहों में रहना। ग्रुप्स में हम रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी जीव दुनिया में है, वो अपने ग्रुप्स में रहता है। वो ग्रुप भी एक प्रकार से भाईचारे का स्वरूप था। इसी प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बने, फिर परिवारों के समूह बने, परिवारों को उन्होंने अपने आप को सभाओं में, समितियों में अपने आप को संगठित किया। ये भी एक तरह से भाईचारे का स्वरूप था। धीरे धीरे हमारे पास जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो सामने आया, लिटिल रिपब्लिक वाला, ग्रामीण एक गांव के अंदर सब कुछ है। इसके बाद अब आपने कहा कि कैसे बचें। हमें जरूरत इस बात की नहीं कि उससे बचना है, हमें जरूरत है उसके अंदर रिफॉर्म की, उसके अंदर उसके रूप को बदलने की। और वो बदला हुआ स्वरूप ही एक, आप सबकी तालियां चाहूंगा मैं इस पे, वो बदला हुआ स्वरूप का ही परिणाम है आपकी कॉलेज के एलुमनी एसोसिएशन जिसने ऑर्गेनाइज किया। ये एसोसिएशन भी एक तरह का भाईचारा है। ये 19वीं सेंचुरी में हमने यूरोप के पैटर्न पर पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएशन बनाने की जो परंपरा शुरू हुई है वो एक तरह का आधुनिक भाईचारा है। तो जब हमने बात की कि यदि अर्बनाइजेशन कंपल्सन है, यदि गांव छोड़ना एक कंपल्सन है, और यदि हमारे दूसरे स्थानों में जाकर के बसना एक कंपल्सन हो गई है, तो निश्चित रूप से हमें वहां पर भी नए प्रकार के भाईचारे उभारने पड़ेंगे। आप अर्बन सेंटर्स में रहते हो, आप सोसाइटीज में रहते हो, सेक्टर्स में रहते हो, तो वहां पर भी RWA बने हुए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बने हुए। क्यों बने हुए? यही वो चीज है जो बदला हुआ भाईचारे का स्वरूप। अब हमें यदि हमारे सामने वो भाईचारे का स्वरूप नहीं है और ये भाईचारे का स्वरूप है, तो निश्चित रूप से हमें अपने इन एसोसिएशंस को, वो किसी भी लेवल पर हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वहां पर बैठ करके अपने हितों की बात करनी पड़ेगी, अपने हितों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। यदि हिस्ट्री साइक्लिकल नहीं है और लीनियर है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। हम अतीत में वापस नहीं जा सकते, ये एक हार्ड फैक्ट है। तो हमें ये देखना है कि नए स्वरूप में भाईचारा किस रूप में हम उसको जीवित रख सकते हैं, और वो नया स्वरूप है एसोसिएशंस का। हम हर स्तर पर, हम हर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अपने एसोसिएशंस बनाएं और उन एसोसिएशंस की कंटिन्यूअस मीटिंग हो, और वो एसोसिएशन उस इलाके विशेष के अंदर अपने हितों की बात देखे और अपने हितों की सुरक्षा की बात देखे, उनके प्रमोशन की बात देखे, और दूसरे ऐसे जो एसोसिएशन है उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन की बात करें, यानी कि एसोसिएशंस के भाईचारों की जरूरत होगी। तो हम इसको भाईचारे को इस रूप में अब जीवित रख सकते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा BKU, भारतीय किसान यूनियन, ये अपने आप में एक भाईचारा है तो स्वरूप नया, जिसके अंदर किसान को एक वर्ग के रूप में संगठित किया गया, लेकिन है तो वो भाईचारा ही। तो हम ऐसी चीजों को हम सहेजें, उनको और सुदृढ़ करें, तभी हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं, अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम उस तरह से हो। रही बात इस चीज की, कई बार आप लोग सुनते होंगे जातियों का नाम, खाप का नाम, इस तरह की चीजें, ये सारी की सारी इसको हम पॉजिटिवली भी देख सकते हैं।
कोई व्यवस्था उसके सदस्यों की विचारों पर, उसके सदस्यों के व्यवहार पर निर्भर करती है। आप एक बार 1950 के दशक के पार्लियामेंट की कंपोजिशन देखो। 1950 के दशक के पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर, जो लोग उसके अंदर सदस्य हैं और उसके अंदर बहस जो डिबेट होती थी, उसकी क्वालिटी देखो। और धीरे धीरे वही संसद है, आज उसके अंदर क्या हाल हो चुका है। हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी डाउन हो चुकी है। 2-4 मुश्किल से स्पीकर होते हैं जिनको सुना जा सकता है, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा वहां पर वो ऐसा हो चुका है कि 1950 के दशक से कंपेयर करें तो उसके हालात खराब हो चुके हैं। ठीक इसी तरह से यदि कोई संगठन है, खाप में भी हम ये पाएंगे कि कितने बड़े नैतिकता वाले लोग, बेशक उन्होंने कागजी सर्टिफिकेशन ना किया हो कभी, इवन देन उनकी मेच्योरिटी को आप नजर डालोगे तो उसके अंदर आप पाओगे कि किस प्रकार से उन्होंने सामूहिक निर्णय लिए। गुड आफ्टरनून सर, मैं मोरल इकोनॉमिक के ऊपर क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ। व्हाट इज द मोरल इकोनॉमिक एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अ मार्केट डिवीजन इकोनॉमिक? Repeat. Please repeat your question. What is the moral economic and how does it different from a market driven economic? Okay, thank you. मॉरल इकोनॉमी का आधार है कोएग्जिस्टेंस। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था बेटे, डॉक्टर साहब ने इस बात को कवर किया था अपने आंसर में कि मॉरल इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, सस्टेनेंस इज द मोटिव। यानी कि आप अपने आप को सस्टेन एक सोसाइटी के तौर पे करते हैं। जो आपके हमारी मार्केट इकोनॉमी है उसके अंदर प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का सीधा लिंक नहीं है। वो अपनी प्रोडक्ट का क्या असर हो रहा है उसको नहीं देख रहा है, तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखता है। जो ये विलेज लेवल की इकोनॉमी थी, जो बेसिकली बॉर्डर इकोनॉमी थी, उसके अंदर आप एज अ प्रोड्यूसर, चाहे वो आप फसल प्रोड्यूस कर रहे थे, चाहे वो आप कोई स्किल, आप मकान बनाने में आप खादी का काम करते थे या आप लोहार का काम करते, सीधा लिंक था। तो वो उसके अंदर एक वर्ग ये नहीं सोच सकता कि इस दूसरे को मैं खत्म कर दूं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक वर्ग खत्म हुआ तो वो भी खत्म होएगा। म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है वो मॉरल इकोनॉमी को जन्म देती है। और जब ये हम मैन्युफैक्चरिंग बड़े लार्ज स्केल पे होनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर मार्केट फोर्सेस टेक ओवर, दे जनरेट डिमांड, प्रॉफिट बिकम्स द मोटिव। दिस इज द डिफरेंस। थैंक यू।